अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना प्रिसाइज हो सको, जितना मुख्तसर हो सको, लेकिन आप तक डिस्कस ज़रूर करना है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और राजा मोहसिन एजाज सदर मुंतखब हुए हैं, अहमद ईल सरफराज जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, तौसीफ़ अब्बासी फाइनेंस सेक्रेटरी हुए हैं, हसीब भट्टी, नवीद खोखर और बाबर अब्बास गवर्निंग बॉडी के अरकान होंगे। ट्वीट बैकग्राउंड पे जो किए हैं, हसीब भट्टी साहब हमारे दोस्त जो साबका सदर हैं, उनका बैकग्राउंड पे ट्वीट चल रहा है, उन्होंने मुबारकबाद दी है। और इसी तरह मोहसिन एजाज का मैंने रीट्वीट किया है उनको। फिर इसी तरह साकिब साहब, साकिब बशीर जो हैं, वो सदर मुंतखब हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की। इन सबको मुबारकबाद, रब पाक आसानी रखे, इन्हें इज़्ज़त और सेहत और अपने काम ईमानदारी से करें। ज़ीशान सईद सेक्रेटरी हैं, सीनियर नायब सदर रिजवान काजी है, नायब सदर मोना खान है, फिनांस सेक्रेटरी हुसैन अहमद है, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी फरा मा जबीन है, जॉइंट सेक्रेटरी बिशारत राजा, प्रेस सेक्रेटरी उमर बरनी। ठीक है जी, ये आप इन सबको, दोनों तंजीमों को मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आगे हम चलेंगे और आपको मुबारक मैं पहले दे चुका था, लेकिन मैं पैमरा की इस परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हूँ। आपको याद होगा मंसूर अली ख़ान और मुख्तलिफ़ चैनल्स ने, और उसमें उन्होंने प्रोग्राम किया था 14, ये कोई गालबन अक्टूबर की बात है या सितंबर में था, मुझे वो एग्जैक्ट डेट नहीं है, जब कहा था कि शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो गए, बरी हो गया। मैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में मामला लेकर गया, शयान की तरफ से भी और ख़ुद भी। और 14 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, और 14 अक्टूबर 2021 को, और बहरहाल ऑर्डर फाइनल जारी कर दिया है। ऑर्डर पहले 30 दिसंबर को लाहौर ने ऑफिस दिए, और उस पर अमल दरामद के लिए RGM ने आज लेटर लिख दिया है 6 जनवरी 2020 का। और ये वाज़ेह तौर पर मंसूर अली ख़ान को कहा है, Express News should air clarification of the news along with air of an apology in equal degree of prominence। और 7 दिन का वक्त दिया है। ये लेटर और ऑर्डर जो है वो सारा UK कोर्ट के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर ये चलेगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हो गए, लेकिन चैनल ने और मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम ने इसकी अपॉलोजी नहीं की। ये दुख मैं तो समझ नहीं आती, आपसे गलती हुई है, माफ़ी मांगें आप, लेकिन नहीं माफ़ी मांगी इस हवाले से। और बाकी जो है कामरान शाहिद का और जियो का प्रोग्राम, उस पे अभी मीटिंग हो चुकी हुई है, उस पे अभी फॉर्मल ऑर्डर जारी होना है, और यही ऑर्डर है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं की। और ये पैमरा को सोचना पड़ेगा कि पैमरा अपने इख्तियारात कैसे एनफोर्स करे रेगुलेटर के तौर पर। और इसी में किरदार अज़हर जावेद का जिक्र किया, मुझे किसी दोस्त ने वो शेयर की वीडियो, यानी वो बादशाह सलामत, यानी वो अंदाज़ा लगाएं, दरबान कह दें, आप मुलाजम कह दें, जो मर्ज़ी कह दें। और वो मैं सिर्फ चलाना इसलिए चाहता हूँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ सहाफ़त का ये मेयार आ गया, सहाफ़त का ये मेयार आ गया है। ज़रा सुनिएगा अज़हर जावेद क्या कह रहे हैं लंदन में बैठकर। और बाकी हमारे दोस्तों ने ट्वीट किया, मैं वो नहीं चलाना चाहता, छोड़े, सिर्फ बताने का मकसद है क्या हाल है। बिल्कुल ये मुस्लिम लीग नून का आर्जी हेडक्वार्टर लंदन में, और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ सारा दिन यहाँ मौजूद रहे, और इस वक्त वो निकल रहे हैं अपने ऑफिस से। और जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इसमें बड़ा अहम किरदार नवाज शरीफ साहब का, और जो मशवरे जो पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से भी, और कोशिश होगी कि देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं आज इस हवाले से। वो भी खड़े हो गए। ये सभी हमारे साथियों की शायद इस शौकीदार साहब प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ मुझे पाकिस्तान कितना सुने बहुत हफ्ते रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन साफियों ने भी लॉन्ग मार्च की तैयारी कर दी है। चलो मेहरबानी, ठीक हो, अल्लाह हाफ़िज़।
बिल्कुल अभी निकले हैं नवाज शरीफ साहब और जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसमें से के हवाले से इनके मशवरे भी सारा दिन जारी रहे। और जो इस वक्त हुकूमती हल्के हैं और ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी हल्के हैं वो भी यह जानना चाहते हैं कि ये यहाँ से क्या फैसले होने जा रहे हैं। तो की डिसीजंस बहरहाल यहाँ लंदन से इस बिल्डिंग से ही आपको नज़र आएंगे और देखते हैं कि आने देने वाले दिनों में साबिक़ वज़ीर आज़म का इसमें क्या किरदार होता है, तरीक़े अदम एतमाद आती है नहीं आती, या आगे क्या सेटअप होने जा रहा है। जी आपने ये वीडियो सुन ली या देख ली, हंसी के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी आपको असल जो इशू है उसकी तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ। और वो है कि 5 जनवरी का एक है जजमेंट है FAO 129 ऑफ 2019। आपको याद होगा जनाब जावेद इकबाल सब चेयरमैन नैब की एक वीडियो आई थी और चैनल ने चला दी बग़ैर किसी तहकीक के, और कैमरा ने इस पर जुर्माना आयद किया था 10 लाख रुपए का, और 12 जून 2019 को किया था। ये चैलेंज किया एयरवेव्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड TV1 ने ये चलाया था और ये चैलेंज किया गया। और उस पर फिर 22/12/2021 को ये 9 सफ़ों का ऑर्डर है, बड़ा तफसीली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ऑर्डर दिया है। आर्टिकल 9 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आर्टिकल 14 भी। इसमें प्राइवेसी की बात की गई है, प्राइवेसी ज़ाती ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट में। इसका आपको ये ले रहे हैं कि मरियम की ऑर्डर का ये इसको फ़ायदा मिल जाएगा, मैं नहीं समझता। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ कुरानी हदीस का जिक्र किया है, झूठी खबर के हवाले से बात की है, और ख़ास तौर पर जिक्र किया है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और वो प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं जो जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो और वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में, ऑडियो के कॉन्टेक्स्ट में बात है, बड़ी क्लैरिटी के साथ उसी प्रिंसिपल को सामने रख कर। और ऑपरेटिव पार्ट जो है ये वो सारा ही चल रहा होगा। जजमेंट भी मैं कोशिश करूँगा हाईलाइट कर दूँ, और ये वाला पोर्शन जो है वो बैकग्राउंड पे वो भी चल जाए। अच्छा ये, और आपने साथ ही वो ज़रा सुन लीजिएगा पहले मरियम औरंगज़ेब की, वो जैसी ऑडियो उनकी लीक हुई उन्हें मुसीबत पड़ गई कि ज़ाती ज़िंदगी, कौन सी ज़ाती ज़िंदगी? ज़ाती ज़िंदगी तो आपके घर के साफ चीज़ों को, अगर आप बदखोई कर रहे होंगे, अगर बेईमानी कर रहे होंगे, गाली गलोच कर रहे होंगे, तो ज़ाती ज़िंदगी कहाँ से आ गई है? किसने कहा है कि ये इसको मैं पैमरा के इस ऑर्डर की मैं तारीफ़ इस कॉन्टेक्स्ट में करूँगा, लेकिन इसको एनफोर्समेंट का ये आपको मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। पहले ज़रा वो सुन लें मरियम औरंगज़ेब ने क्या कहा। आने वाला है कि मरियम नवाज ही की क्यों ऑडियो लीक्स आ रही हैं, पहली बात। और ये ऑडियो लीक्स जो हैं ये क्या इजाजत देता है कानून के दो लोगों के दरमियान प्राइवेट गुफ्तगू को कौन रिकॉर्ड कर रहा था, कौन इंटरसेप्ट कर रहा था, वजीर आजम हाउस के अंदर कौन इंटरसेप्ट कर रहा था, फिर उस रिकॉर्डिंग को रख कर आज उस रिकॉर्डिंग को रिलीज कर रहा है, क्या ये कानून के मुताबिक है? छोटा सा मुख्तर, और सारी मरियम नवाज ने, मरियम सफदर ने क्या कहा, उसने भी कहा कि प्राइवेट ऑडियो, यानी उस साकिब जैसे साकिब निसार की वो ठीक है, वो पब्लिक है, और ये प्राइवेट कर दे, झूठ और फ्रॉड और फ्रेब है। ये दोहरा चेहरा आपके सामने आ चुका है, मीडिया का किरदार भी आपके सामने आ चुका है। मैं इस ऑर्डर को सिर्फ इस हद तक सपोर्ट करता हूं कि ये इस तरह की जो जाली वीडियो है ना, ये तो मान रही है ना, मरियम नवाज खुद मान रही है कि उनकी आवाज़ है, पर वो कहती है ज़ाती, लेकिन जो जाली है, जैसे जनाब जावेद इकबाल साहब के हवाले से वो जो आपने चलाई है, वो तो अभी साबित ही नहीं हुआ, किसी कोर्ट में साबित नहीं हुआ। जनाब जैसे साकिब निसार साहब वाली जालसाजी, अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो है, ये वो सब फेक हैं। जब तक कोर्ट से नहीं इश्तियाक मिर्ज़ा के हवाले से नहीं होगा, और इश्तियाक मिर्ज़ा का केस का जिक्र किया है जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ना ये एक बेहतर अचीवमेंट है। जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से मैंने कहा बात करनी, प्रोग्राम ज़रा लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो नथिया गली के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में मैं तो बहुत जाता हूँ, इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट कौन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लगाने के लिए तैयार है, और मेरिट पे हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया में होटल कर रहे हैं। वो एक अपना वो चंदा क्या दे दिया, आप उस पर आप बेईमानी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बताएं मुझे लाएं, अगर बेईमानी हुई है मैं चैलेंज करूँगा, मगर इस तरह इन्वेस्टमेंट को मत रद्द करने होने दे। नथिया गली में पुरफज़ा मकाम है, 5 स्टार होटल एक अच्छा बनने की ज़रूरत है ताकि टूरिज़्म डेवलप हो। यहाँ पर एक बंदा जो पाकिस्तानी है, मुल्क से बाहर है, और वो इन्वेस्टमेंट करने चला, सारा कुछ छोड़ गया आपने। अच्छा उस वक्त आपको याद है इफ्तिताह हुआ, बड़ा ज़बरदस्त वो बना, वो आए, फिर उन्होंने बताया पाकिस्तान से प्यार। ये तो इमरान खान या मौजूदा गवर्नमेंट का क्रेडिट जाता है। यानी हम इसको अगर मिसाल के तौर पर इसमें कोई गलत हुआ तो जाए चैलेंज करें अदालतों में।
आप उसको सिर्फ इतना बेस बना के खबरें भी लगा दें, यानी वो जियो ने जंग ने खबर भी चला दी, लगा भी दी। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा खबर पहले सच तो देख लें, आप सच देखेंगे फिर बात करेंगे इस हवाले से। तो मैं नहीं समझता, इसे अवॉइड करना चाहिए और जियो को भी अपनी खबर ये वापस लेनी चाहिए। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ जस्टिस आयशा मलिक, मैंने ट्वीट की है, पूरी कौम को मुबारक दी और साथ में ये भी बता दिया कि किस किस ने मुखालफत की। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फायजी साहब, ये 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो इनका अपना नुक्ता नज़र है, लाल इनकलाब या जो कोई बातें सो कॉल्ड लिबरल के हवाले से बातें होती रहती हैं। अब चलें इस बात को। और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन, ठीक है जी, और अपना सरदार तारक मसूद भी साथ हैं उनके, और अपना अगला जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। और मैं बैकग्राउंड में वो ट्वीट चल रहे होंगे कि कौन कौन से नाम हैं जिन्होंने इस हवाले से जो है ना जो मुखालफत की है, वो मैंने नाम चला दिए हैं। मैं फिर बताता हूँ, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार का और पाकिस्तान अख्तर हुसैन। तो 5-4 से ये मैं बता चुका हूँ, खबर आपको दे चुका हूँ। मैं पहले मेरे प्रोग्राम सारे देख लें, और जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी आपके सामने आ चुकी हैं। मेरिट पे आई हैं, ईमानदार है। और कल ही, यानी उससे मुराद होगा 5 तारीख को, हाँ 6 तारीख को, सॉरी 6 तारीख वाले दिन, ये सुबह 8 जनवरी को सुबह 7:15 बजे प्रोग्राम देख रहे होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ 6 की, TV1 में वहीद हुसैन के साथ अमजद हुसैन बैठे हुए थे, हमारे साबका वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, अनवर मंसूर साबका अटॉर्नी जनरल बैठे थे। मैंने क्या गुफ्तगू की वो ज़रा सुन लीजिएगा, वो वाला पोर्शन, वही मैं दोहराना नहीं चाहता, वही सुन लें जी। आपने मेरी सारी गुफ्तगू वो सुन ली, आप बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात मैंने आपसे कर दी है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब के बारे में इल्ज़ामात लगाते रहे, मेरिट पे तैनातियाँ हो रही हैं, मगर हम सियासत की नज़र लेकर चलते हैं। और यहाँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, अब यही अजीब सा एजेंडा है कि बार को तकसीम करने के लिए, सियासी मकासद के लिए एक पटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। और मकसूद भुट्टर साहब ने, मैं नहीं समझता उन्हें इस मामलात में आना चाहिए था। वो पटिशन भी बैकग्राउंड पर चल रही है, सिर्फ जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड। अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, और आपको लेकर चलते हैं ताहिर महमूद साहब से इमरान खान की कामयाबियों पे और कोरोना के हवाले से जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो सुनते हैं। चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। जैसे शुरू में मैंने बात की, ताहिर महमूद साहब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर रहकर जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, और बाखुदा कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में, सीवियर कंडीशन में, ऐसे हालात में देसी तरीका इलाज बिलग़िज़ा, और जिस तरह इन्होंने खिदमत की है, और जो मुझे इन्होंने अच्छी तरह याद है, मुझे अप्रैल 2020 में कोरोना हुआ था, तो मुझे इन्होंने बताया था वेरिएंट कैसे आने हैं, और टाइम भी दिया था 2023 तक ये मामला चलते हैं। तो गुफ्तगू करूंगा बाद में, लेकिन अभी जो मैं अहम गुफ्तगू करनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान की पॉलिसीज से बहुत चीजें आगे जा रही है। बड़े से लोगों को बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि पता नहीं ये फॉरेन फंडिंग के केस में सियासी जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ तहलील हो जाएगी, फिर वो डील शील की बातें चल रही थी, वो तो सारी मुंह पे चपेट पड़ गई। और इसमें भी मैंने क्लियर कर दिया था कि आइन और कानून के तहत भी अगर मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए, और फॉरेन फंडिंग मैंने डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को क्लियर कर दी थी कि इसमें ऐसा इशू है कोई नहीं है। अब इनको मौत पड़ी हुई है, 2 चीजें बड़ी क्लियर है। और इसमें हसन इकबाल ने जो बातें की हैं, शर्म तो इनको आती नहीं है भाई। सादिक और अमीन किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो नॉमिनेशन पेपर पे दाखिल करने के हवाले से होता है कि नॉमिनेशन पेपर में जो चीजें दाखिल की हो, नहीं कानून पता तो मैं बता देता हूं, आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से। तो यहाँ अगर आपने किसी सियासी जमात के हवाले से या कोई और डेक्लेरेशन दी है, फिर तो रोजाना डेक्लेरेशन का मामला उठ के आ जाएगा। ये तो वहां पर चीजें हैं जो डिस्क्लोज आपने नॉमिनेशन पेपर पे की हैं। तो इसलिए एहसन इकबाल, रस्तू जैसे लोगों को तो समझ नहीं आती, ना शर्म आती है। इस तरह नाम मरियम को पता है, इस्तीफा मांगो भाई इस्तीफा, लेकिन ये क्या तरीका है कि इस बुनियाद के ऊपर और इस बात को आप उससे जोड़ दें और सादिक और अमीन वाले मामले को बदनाम करें। डू बनने का मकाम है इन लोगों के लिए, यानी जिन्होंने करप्शन से लूट मार की है, मुल्क से बाहर दौलतें बनाई हैं, वो सवाल कर रहे हैं। तो ताहिर महमूद साहब, आप बताइएगा कि इमरान खान साहब की मौजूदा पॉलिसीज और जिस तरह उनको नाकाम बनाने के लिए
एक बैरूनी एजेंडा या काविशें या कोशिशें चल रही हैं, आपका क्या नुक्ता नजर? मैं चूँकि बड़ा कम आपको पता है कि सियासी जो मामलात है उनको वैल्यूएट करता हूँ, लेकिन मुल्क के यानी पैरामीटर्स में रहते हुए कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान फर्स्ट से है, चाहे कोई भी लीडरशिप हो, तो उस लिहाज से जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में अगर कोई लीडरशिप कामयाब उसको करना चाहती है या कर रही है या उसके पास वो विजन है, तो यकीनी तौर पे अपोजिट फोर्सेस बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो वो लीडरशिप जो मुल्क को पीछे लेके जाना चाहती हैं, तो उनके लिए बड़ी यानी वेलकम्स भी होते हैं, बड़े तमाशे होते हैं उनके लिए। तो इस वक्त जो मुखालफत के वेरिएबल्स मुहर्रिक जो हैं, जो चल रहे हैं कि हर साइड से, तो इसका मतलब यह है कि अवाम को समझना चाहिए कि इमरान खान के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो इस मुल्क के मफादात को आगे लेके जा सके। विजनरी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं देखिए, हर आदमी के अंदर अल्लाह ने कुछ खूबियाँ रखी होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। तो जो भी लीडर आता है उसकी कुछ खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, लेकिन देखना ये होता है कि हमें वो लीडरशिप चाहिए जो मुल्क के मफादात को, उसके नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए विजनरी रेंज या उसकी डोमेन इतनी लंबी हो। अब हालात जो दुनिया के चल रही हैं, हमारी कौम शायद कुछ गफलत में भी हो सकती है, कुछ जाहिलियत में भी हो सकती है, तो मामला तो है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि आने वाले चैलेंजेस बड़े सीवियर हैं। इस तरह के सीवियर हैं जिसमें फूड की शॉर्टेजेस, जिसमें पानी की शॉर्टेजेस, जिसमें एनर्जी की शॉर्टेजेस, और ये सारा एक सिलसिला चलना है। ये आप देखेंगे वक्त के साथ, ये कोरोना कोविड का है मामला, अब आगे इकनॉमिक कोरोना शुरू हुआ है। ये एक आर्टिकल में लिखा था 3 साल पहले, यानी कॉग्निटिव कोरोना, और फिर ये कोरोना, और फिर आगे इकनॉमिक कोरोना। अब इकनॉमिक कोरोना ने जो इन्फ्लेशन दुनिया पूरी के ऊपर बनाई, ये यानी कह देना कि सिर्फ पाकिस्तान, दूसरी दुनिया ने पैसे कमा के रखे हुए थे, मुल्कों ने बचाए हुए थे, तो इस तरह वो बच रही हैं। और बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो पब्लिक डेप्ट के लिए अब बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसे ले रही हैं, लोन ले रही हैं, गवर्नमेंट हर जगह ले रही हैं, अमेरिकन ने ली। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हमने तो पैसे बचाए ही नहीं, हम तो हमेशा कर्ज ही लेते रहे। अब मकरूज आदमी हो, मकरूज एक मुल्क हो, उसको आगे लेके जाना है, कोरोना आया हुआ है, इन्फ्लेशन हुई है, तो कहाँ से लाए पैसे? तो अब उसके लिए अब क्रिएटिविटी चाहिए, यानी मायूसी नहीं। देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन भी नहीं है दिया जाता और मायूस भी किया जाता को। सबसे यानी ट्रेजेडिक है, एक आदमी कहता है इमरान खान गलत कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, फाइन, और यार तुम आपके सोल्यूशन ही दे दो, तुम हमें बता दो कि जो डिमांड सप्लाई का ग्राफ है। भाई, आपने दुखती रग पे हाथ रखा है, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके यहाँ भी आए, अगर बताए ना, रस्तू बताए, वो इसहाक डॉलर बताए आकर, ओ भाई मैं आऊंगा, ओ भाई तू क्या आएगा? इस मुल्क की बात करो कि तू आएगा तो मैं आके करूंगा, ये बताओ कैसे? यहाँ बताएं कि यहाँ कर्जे कैसे कम किए जा सकते हैं, आपका डेट कैसे कम किया जा सकता है, रेवेन्यू जनरेशन कैसे कम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी वो कैसे किया जा सकता है, जो आपका करंट खसारा है वो कैसे कम किया, वो इनके पास कुछ नहीं है। वो सिवाय जी मैं आऊंगा क्या, मैं आऊंगा भाई? पहले आप लोगों ने इतने 40-50 साल से सत्यानाश कर दिया है, आप फिर मजीद सत्यानाश करवाना है हमने। तो इसमें जो भी है तो सारी मेरी कौम, यानी मैं इनको कभी तफरीक नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ यार हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, प्लीज़ जस्टिफाई। अगर आपके पास खुद सोल्यूशन नहीं है और आप सिर्फ एक मीडिया की डेकोरेशन की फाख्ता बने हुए हो, तो दिस इज़ नॉट गुड। आप समझिए, प्रैक्टिकल आदमी, अमल की दुनिया है। मैं आपको सही बात बताऊँ, जो आदमी अमली तौर पर प्रैक्टिकली सोल्यूशन ले आए, ही इज़ द विनर, ही इज़ द हीरो, चाहे कोई भी हो। मौलाना फजल रहमान साहब हो, कुछ लाए सी हमें बताए, पहली स्टेज जो है। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है, चौधरी परवेज लाई वगैरह, ना MQM, मैं किसी को नहीं देखता। इमरान खान एक विजनरी लीडर इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजों को आगे लेके जा रहा है, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया है। आप क्या समझते हैं? आप चूंकि मैंने प्रोग्राम खत्म करने की तरफ जाना है, मुझे तो इतना बता दें कि इमरान खान की जो मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं
आप नहीं समझ रहे इससे कोई रिजल्ट ओरिएंटेड। आपने इतना कर्जा होने के बावजूद इंडस्ट्री खुली रखी, इससे नतीजे अच्छे नहीं आए। नताइज बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन अवाम को ये समझना चाहिए कि वो जब नताइज पॉजिटिव लाने की कोशिश करता है तो वो नेगेटिव वेरिएबल जो दुनिया के ऊपर इंटरनेशनल सिनारियों में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो गई है, शिप्स नहीं जा रहे, समझते, कोविड फिर आ गया है, ओमिक्रॉन आया है, अभी 2 दिन पहले एक और आ गया IHU, वो कैमरून से एक और वायरस निकला जो बिल्कुल मुख्तलिफ, जिसको कोई इंजेक्शन टच ही नहीं कर सकता, जो हमने इतने बिलियंस लगाए थे वो अच्छा, वैक्सीन बता 1 मिनट, जो कि बात आप कोरोना की तरफ ले आए हैं, अब आपने इकोनॉमी की बात, आप उसी तरफ आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है ताहिर साहब, और वन मस्ट एडमिट, मेरे पास आपके मैसेजेस भी सेव पड़े हैं। मुझे आपने ये बताया था कि ये नई चीज़ नहीं है, इसका ताल्लुक लंग्स के साथ है, बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया, और ये एक इन्फ्लुएंजा की शक्ल बताते हुए, और आपने 2023 का कहा था कि तब तक ये चलेगा और ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आपने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, मुझे ये सारे याद है। तो ओमिक्रॉन का चाहे नाम दिया, लेकिन आपने बता दिया था कि ये जाएगा, आएगा, एक टाइम लेगा। अब आने वाले हालात में आप क्या देख रहे हैं, इससे जान वाकई, जो आपने 2023 की प्रेडिक्शन की हुई है, अब क्या कहते हैं आप? दुनिया सारी की सारी जो लॉकडाउन कर शोर मचाती थी वो खोलेगी, दुनिया खुलेगी। इंग्लैंड खुल गया, उन्होंने कहा जी कोई टेस्ट उस ना करे, 2 दिन के बाद आने के बाद आप टेस्ट करवा लो, फुली वैक्सीनेटेड। अब एक स्टेज आ गई है कि जहां दुनिया ने रियलाइज़ किया कि इसके साथ जीना है, वी हैव टू फाइट। दूसरी चीज़ ये है कि ये उस वक्त इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होगा जब आप इसका इलाज निकालेंगे। अभी आपके पास प्रिवेंशन है, जो वैक्सीन है ये प्रिवेंट करते हैं, ये इलाज नहीं है। यानी इलाज का मतलब ये है कि कोरोना आया जिस मर्जी वेरिएंट का हो, है जी, यानी ओमिक्रॉन हो, कोरोना या IHU ये नया या डेल्टा हो, कोई भी हो, आप मेडिसिन लें और वो उसको डिज़ोल्व कर दें। और वो एक दो, यानी एक रिसर्च अभी स्वीडन में गई हुई है, एंड वी विल हैव, आई होप कि वो पाकिस्तान के नाम से ही है। मैंने तो कोशिश की थी पाकिस्तान में, उस वक्त कुरैशी साहब थे हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब, तो सारी कोशिश की थी, लेकिन ठीक है उनके इदराक में नहीं था, यानी जो निज़ाम चल रहा है हमारा, तो ठीक है, इट्स ओके, बट क्योर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैक्सीनेशन एक हमारे पास ऑप्शन है कि वैक्सीनेशन करें, एंटीबॉडीज़ बनाएं और जिए, लेकिन असल हमें जो चाहिए था वो क्योर चाहिए था, और कुछ कंपनीज ने किया हुआ है शुरू काम, वो आएंगी, टैबलेट्स आएंगी और ये वो, और काफ़ी चीज़ें मौजूद भी हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आने वाले इसके जो पोस्ट कोरोना इफ़ेक्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक कोरोना क्रिएट हो रहा है, और उससे लोगों के अंदर एंग्जाइटी आ रही है, लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं लोग। तो हमारे, तो मैं कहता हूँ बड़े खुशनसीब है पाकिस्तान वाले एक लिहाज से, यकीन करें, दे नो हाउ टू लिव, कौम बड़ी फर्टाइल है। अब हमारा काम है ये सारे हमारी पॉलिटिकल रिजीम्स का मिलजुल के इस मुल्क को आगे लेके जाना, इसकी कमी बेचियों को ये एक्सपोज करते हैं। जब आपकी शक्ल थोड़ी सी कमज़ोर हो आप मेकअप करते हैं, जब आपके बाल सफ़ेद होते हैं आप काला रंग लगाते हैं, अपनी कमज़ोर पहलुओं को छुपाते हैं, और सिर्फ ये मुल्क और ये कौम रहेगी कि जिसकी हर कमज़ोरी को आपने एक्सपोज करना है। कौमें सिस्टम के साथ चल रही होती है, तो इसलिए कोशिश इनको करनी चाहिए कि आपस में कंप्रोमाइज़ करें, लॉ मेकिंग करें, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, इंटेलेक्चुअल मसल बताएं। ये सोशल के फेक मीडिया मसल्स, इट विल नेवर हेल्प। ये एक दिन आपने बात कर दी, आपने नैरेटिव बनाया, दूसरे दिन झूठ साबित हो जाता है, आपके ऊपर वही जूते पड़ते हैं जो आप दूसरों के ऊपर बरसा रहे होते हैं। और इसलिए कौम के ऊपर रहम करना चाहिए, विजनरी बने, इस कौम को सोल्यूशन दें, और सबसे बड़ा सोल्यूशन, सबसे ये सबको आप कहें, जितने एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर शफाक साहब हैं, बहुत लाइक आदमी, बहुत लाइक आदमी, कि डॉलर जो है और रुपये का जो डिमांड सप्लाई कर्व है उसको कैसे कंट्रोल करना, और सिंपल मैकेनिज्म है, उसके ऊपर ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल किताबों को छोड़ दें। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। कौमें क्रिएटिविटी की तरफ जाती हैं, वो कौमें जो थ्योरेटिकल वर्ल्ड में बैठी रहती हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स पार्क्स, ट्रेडिशनलिस्ट, उससे निकलना है। और वो उसी वक्त निकलेंगे कि अगर हम सोल्यूशन लाएं, या डॉलर सिटी बन सकते हैं टू गेट द डॉलर्स,
यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर स्टेट बैंक की ब्रांचेस खुल सकती हैं कि जितने मर्जी डॉलर लाएं और आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देते हैं अपना, ताकि आपके पैसे उधर महफूज हो गए, बजाय इसके कैरी करें कोई चोरी कर ले आपके डॉलर्स। और भी हज़ारों सॉल्यूशंस हैं, लेकिन कोई करे तो सही। ये बताएं जितनी भी हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं और जो हुकूमती अफराद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी हैं। हम यूं करते हैं ना, हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से सबको दावत देते हैं और हम चाहेंगे कि आपको भी यहाँ स्पेशली बुलाया जाए और इस इकोनॉमिक और फियास्को और ये फूड सिक्योरिटी या इन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, बड़े डायलॉग होना चाहिए, ताकि हम एज ए स्टेट्समैन के तौर पर इस मामले से आगे निकल जाए। प्रोग्राम जो कि ज़्यादा लंबा हो गया, अभी हम इजाज़त चाहेंगे नाजरीन से, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।